नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो अपनी अपनी यहाँ पे MCQ चल रही है वो रहेगी दोस्तों आज सीरीज नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सीरीज में अपन 3 फैक्ट लेकर आए हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आप क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दें, फिर अपन यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में अपन ने क्या क्या शामिल किया है। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन 3 फैक्ट शामिल किए हैं, ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, दूसरा फैक्ट अपने प्राचीन यूनान और तीसरा फैक्ट इसमें अपन ने कंकाल तंत्र। यानी 3 टॉपिक से अपन को यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तीनों टॉपिक को आप कंप्लीट लास्ट तक देखना। अपन तीनों टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे तीनों ही टॉपिक। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आप क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें। और आज सुबह अगर आपने थ्योरी की क्लास नहीं ली थी 9 बजे वाली, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखना, तो वो भी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो क्लास को शेयर और लाइक कर देते दोस्तों। आज की प्रश्न उत्तरी में अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास टॉपिक सम्मिलित किया है। देखिए दोस्तों, अपना जो पहला टॉपिक आएगा वो अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसमें पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों अपना यहाँ पे कंकाल तंत्र। ध्यान रखना है, इसमें कंकाल तंत्र टॉपिक रहेगा। तो आप तीनों टॉपिकों को मिलाकर लगभग 150% अपन करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि 150 क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी अपन कंप्लीट करेंगे। और आपके लिए ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो रामबाण यहाँ पे आपके लिए साबित होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आपको यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। चलिए दोस्तों, क्लास को शेयर कर दिया होगा, शेयर और लाइक जरूर एक बार कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा दोस्तों अपना, वो रहने वाला है यहाँ पे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी में पूछी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत अपने को आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना है। तो मनुष्य की खोपड़ी का अंदर यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती है वो पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे देखिए दोस्तों, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। तो चेहरे के अंदर कितनी होती है, चेहरे के अंदर 14 और खोपड़ी के अंदर यहाँ पे 8। तो 14 और 8 22, इसमें कंप्लीट सही आंसर रहेगा दोस्तों। वो रहने वाला है खोपड़ी के अंदर यहाँ पे 22 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न को बनाने का तरीका वो दोस्तों अलग अलग तरीके से अपन ने सिलेक्ट किया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनुष्य के चेहरे यानी फेशियल बोन के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है। फेशियल बोन के बारे में पूछा गया है। तो फेशियल बोन में हड्डियों की संख्या कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, चेहरे के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है, प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों। वो रहने वाला है यहाँ पे 14 हड्डियाँ चेहरे के अंदर, जिसे अपन फेशियल बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, मनुष्य के क्रेनियल में कितनी हड्डियाँ होती है। क्रेनियल का मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है। क्रेनियल का मतलब यहाँ पे खोपड़ी, इसको अपन खोपड़ी बोलते हैं, क्रेनियल भाग को खोपड़ी। तो खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रेनियल भाग में दोनों तरफ से याद रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, ह्यूमरस हड्डी कहाँ स्थित होती है। दोस्तों ह्यूमरस हड्डी होती है वो कहाँ स्थित होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये अपना मान लो कंधे वाला भाग है, कंधे वाला भाग, और ये अपना यहाँ पे कंधा का जॉइंट आ गया, और इसके बाद में ये अपना कौन सा अपर आर्म आ गया। तो अपर आर्म में यहाँ पे एल्बो जॉइंट, कोनी के जॉइंट तक वो हड्डी होती है, वो यहाँ पे ध्यान रखना। तो हाथ में ऊपरी हिस्से में, यानी अपर हाथ में यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 5, रेडियस और अल्ना यानी रेडियस और अल्ना हड्डी कहाँ स्थित होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रेडियस और अल्ना हड्डियाँ कहाँ स्थित होती है। क्लास को दोस्तों आप शेयर और लाइक करते रहे। इंपॉर्टेंट आज आपके लिए 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो 3 फैक्ट रहेंगे, साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान से, प्राचीन यूनान और यहाँ पे कंकाल तंत्र। तो रेडियस और अल्ना कहाँ होती है तो वो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाथ में, लेकिन नीचे वाले हाथ में यानी लोअर आर्म में रहेगी, क्योंकि हाथ वाला पोर्शन होता है ये अपना कोनी से ऊपर का हाथ अपर आर्म, ये कोनी से नीचे का हाथ ये लोअर आर्म के नाम से जानते हैं, और ये अपने यहाँ पे फ्लेंजिज हो गई। तो यहाँ पे रेडियस और अल्ना हड्डियाँ होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ यानी थोरेसिक वर्टिब्री होती है वो अपने यहाँ पे बताना है, कितनी पसलियाँ होती है। दोस्तों आपको इंग्लिश वर्जन पे जरूर ध्यान देना है। वैसे अगर पसलियों की संख्या देखें तो वो 24 आएगी, संख्या पूछे तो, और जोड़ी कितनी होती है तो वो जोड़ा इसका अपने को यहाँ पे 12 आता है। तो प्रश्न नंबर 6 में
सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है यानी थोरेसिक वर्टिब्रा होती है वो 12 जोड़ी। संख्या हम पूछे तो 24 रहेगी। और दोस्तों अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अब जो बचा हुआ टाइम है दोस्तों आपको उसको प्लानिंग के अकॉर्डिंग पढ़ना है अपने को। यहाँ पे बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी करेंगे तो वो एक स्ट्रेटेजी अपनाते हुए करेंगे और वो अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों। अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन यहाँ पे अच्छे क्वेश्चनों को सम्मिलित करते हुए डेली ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। सर्वाइकल कशेरुका यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा में कितनी कशेरुकाएं होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ये रीढ़ की हड्डी होती है अपनी रीढ़ की हड्डी जिसे मेरुदंड बोलते हैं। इसके ऊपर के सर्वाइकल, फिर आती है इसमें थोरेसिक, ध्यान रखना सर्वाइकल थोरेसिक, फिर आती है इसके अंदर सर्वाइकल थोरेसिक, फिर लंबर और फिर इसके अंदर सेक्रल और फिर कोइक्स। ये इसके कितने भाग हो गए तो ध्यान रखना है 1 2 3 4 और 5 भाग होते हैं। तो सर्वाइकल में 7 होती है, थोरेसिक में 12 होती है और यहाँ पे ध्यान रखना लंबर में 5 होती है और कोइक्स के अंदर कितनी होती है तो वो भी 5 और इसके अंदर लास्ट में 4 होती है। लेकिन ये 9 मिल के लास्ट में 2 हो जाती है। तो इस प्रकार टोटल 26 हो जाती है और वैसे देखें तो अपन 33 शुरू में होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर निकल के आ गया है। सर्वाइकल में कितनी होती है 7 रहेगी, ध्यान रखना है दोस्तों, जो गर्दन का जोड़ जो गर्दन बनाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8 देखे दोस्तों। ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे लंबर रीजन देखे दोस्तों। यहाँ पे लंबर रीजन है, इसमें कितनी कशेरुकाएं होती है मैंने अभी बता दिया। पूरा जो वर्टिब्रा है उस पूरी वर्टिब्रे को मैंने खोल के बता दिया था कि सर्वाइकल कितनी है, थोरेसिक कितनी है, लंबर कितनी है, सेक्रल कितनी है और कोइक्स कितनी है। तो कंप्लीट इसमें मैंने बताया था। तो प्रश्न नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 इसमें लंबर होती है, लंबर रीजन के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पे 9, प्रश्न नंबर 9, किस हड्डी को कॉलर बोन के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे कॉलर बोन है, इसे अपन किस नाम से जानते हैं, कौन सी हड्डी है वो बता रहे हैं। साथ ही में दोस्तों कॉलर बोन हो गई और साथ ही में इसे अपन ब्यूटी बोन के नाम से भी अपन जानते हैं। दोनों नाम याद रखना है। तो कॉलर बोन या ब्यूटी बोन और सबसे लास्ट में ऑक्सीफाई यानी परिपक्व, ध्यान रखना है सबसे लास्ट में परिपक्व होने वाली हड्डी रहेगी। प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसे अपन क्लेविकल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10, किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे किस हड्डी है जिसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। शोल्डर यानी कंधा, तो ये अपनी यहाँ पे गर्दन वाला भाग हो गया दोस्तों और ये अपने यहाँ पे शोल्डर हो गए। लेकिन ये पीछे का पोर्शन बता रहा हूँ मैं आपको, पोस्टीरियर। तो पीछे ध्यान रखना है कंधे के, आगे तो होती है क्लेविकल और पीछे कंधे के पीछे की दोनों तरफ होती है हड्डियाँ, वो यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सी, स्केपुला। प्रश्न नंबर 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों स्केपुला, जिसे अपन शोल्डर ब्लेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखें दोस्तों। मानव शरीर में बॉल और सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कितने होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है संख्या के अंदर। बॉल एंड सॉकेट में दोस्तों गति कौन सी होती है तो वो रोटेशन मूवमेंट होता है उसके अंदर, यानी चारों तरफ 360 डिग्री की गति होती है। कौन सी जॉइंट है में बॉल एंड सॉकेट के अंदर 360 डिग्री के अंदर मूवमेंट होता है। लेकिन कितने जॉइंट होते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 में, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 जॉइंट होते हैं, एक कंधे में और दूसरा कूल्हे के अंदर। यहाँ पे ध्यान रखना है एक कंधे के और दूसरा कूल्हे के अंदर पाया जाता है। ध्यान रखना दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियाँ होती है। संधियाँ मतलब जॉइंट कितने प्रकार की होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मानव शरीर में कितने प्रकार की संधियाँ या जॉइंट होती हैं प्रश्न नंबर 12 बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों मानव शरीर में जो संधि या जॉइंट होते हैं वो 3 प्रकार के, जिसे अपन चल, अचल और अल्पचल यानी मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और इमूवेबल, तीनों याद रखना है। मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल है, यानी चल, अचल और अल्पचल। चल, अचल और अल्पचल तीनों प्रकार के ध्यान रखना है। इंग्लिश में मूवेबल, इमूवेबल और स्लाइटली मूवेबल, यह भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। एचएल संधि का दूसरा नाम क्या है दोस्तों। एचएल संधि है उसका दूसरा नाम क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जिस प्रकार डब्ल्यूबीसी ध्यान रखना है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम होते हैं एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, उसी प्रकार अपने को चल, अचल और अल्पचल के तीनों नाम याद रखने हैं। तो एचएल का मतलब जिसमें मूवमेंट नहीं होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना है। उसे अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन साइनोथोरेसिस के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर साइनोथोरेसिस इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, अर्धचल यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। यानी अपन ने देखा है अचल का मतलब साइनोथोरेसिस, बिल्कुल इसमें गति नहीं होती है। लेकिन अल्पचल यानी अर्धचल का मतलब अल्पचल भी इसे अपन कह सकते हैं, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है जिसे अपन स्लाइटली मूवमेंट के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 सही आंसर रहेगा दोस्तों एम्फियोथोरेसिस के नाम से इसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15,
प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, स्वतंत्र रूप से चलायमान यानी फ्रीली मूवमेंट को किस नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सा जॉइंट है जिसमें बिल्कुल फ्री, कहीं पर भी इसमें मूवमेंट होता है, कोई इसमें हल दिक्कत नहीं होती है, तो फ्रीली मूवमेंट है, जिसे अपन चल संधि के नाम से जानते हैं, चल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसको अन्य नाम से जाना जाएगा साइनोवियल जॉइंट या फिर डायोथोरेसिस। इसे साइनोवियल जॉइंट भी कह सकते हैं और डायोथोरेसिस, दोनों ध्यान रखना है दोस्तों अपने को, साइनोवियल और डायोथोरेसिस दोनों इसमें रहेगी। साइनोवियल क्या होता है दोस्तों? साइनोवियल ध्यान रखना है, साइनोवियल एक द्रव्य चिकना पदार्थ होता है, चिकना, तो चिकना पदार्थ मिलेगा तो उसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा, तो साइनोवियल जॉइंट भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, खोपड़ी की संधियों में कौन सी संधि होती है? यानी खोपड़ी की जो संधियां है, जॉइंट है, उसमें कौन सी जॉइंट होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बहुत बार पूछा जाता है। और क्लास को शेयर और लाइक ज़्यादा ज़्यादा करते रहे दोस्तों। आज अपन ने 3 टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, यानी अपना पहला कंकाल तंत्र, दूसरा यहाँ पे खेल मनोविज्ञान और लास्ट वाला आएगा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कौन सा? प्राचीन यूनान। तो यहाँ पे तीनों टॉपिक को मिलाकर अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और 16 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एचल, यानी इसके अंदर एचल रहेगी बिल्कुल, इसके अंदर कौन 1% भी इसमें मूवमेंट नहीं होता है। तो खोपड़ी की संधियों में जो हड्डियाँ होती है, जो खोपड़ी में 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, उसमें यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर के अंदर अल्पचल यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे अल्पचल है, उसका कौन सा उदाहरण है? थोड़ी बहुत उसमें गति होती है, स्कैपुला, पटेला, पिबुला या प्यूबिस सिम्फोसिस, कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 17 में? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मानव शरीर के अंदर जो अल्पचल यानी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्यूबिक सिम्फोसिस बोन होती है, हड्डी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे जॉइंट हलचल पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18, घुटने की संधि यानी नी जॉइंट कौन सी संधि कहलाती है? घुटने की संधि है वो कौन सी संधि कहलाती है? दोस्तों ये अपना पैर और ये अपना घुटने वाला भाग, ये लोअर पैर, लोअर लेग आ गया, और ये अपना अपना पंजा आ गया, तो इसके अंदर कौन सी संधि पाई जाएगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसमें चल संधि पाई जाएगी, यानी इसके अंदर डायोथोरेसिस या फिर साइनोवियल जॉइंट पाया जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों, चल संधि कितने प्रकार की होती है? दोस्तों चल संधि है वो कितने प्रकार की होती है वो अपने को यहाँ पे बताना। चल संधि जिसे अपन डायोथोरेसिस के नाम से जानते हैं, वो कितने प्रकार की होती है? प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, चल संधि है वो भी ध्यान रखना है 6 प्रकार की होती है। चल संधि 6 प्रकार की होगी, जिसके अंदर कॉन्डिलॉइड जॉइंट, सेंसरपी जॉइंट, पिवट, हिंज, जो ये जॉइंट आते हैं कब्जेदार वाला, ये सभी यहाँ पे इसके अंदर आते हैं। कौन सी संधि के अंदर? चल संधि के अंदर, जो 6 भाग होते हैं इसके। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखें दोस्तों, संधियों यानी जॉइंट में कितने प्रकार की गति होती है? जॉइंट होते हैं उसमें कितने प्रकार की गति हो सकती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जॉइंट होते हैं 2 हड्डियों के बीच के अंदर क्या होता है? जॉइंट, तो इनको कितने प्रकार की यहाँ पे गति मूवमेंट हो सकता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 20 में बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार के उस अंदर 4 प्रकार का उसमें मूवमेंट हो सकता है, यानी जॉइंट होते हैं उसमें 4 प्रकार का क्या हो सकता है? मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 देंगे दोस्तों 21, मानव शरीर में पीवट जॉइंट है वो कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से होते हैं? पीवट जॉइंट जिसे अपन कीलदार भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे अपन कीलदार संधि भी कहते हैं, पीवट जॉइंट है वो कहाँ कहाँ होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। गर्दन का जोड़ तथा हाथ में रेडियस और अल्ना का जोड़, खोपड़ी, मेरुदंड या कोने तथा घुटने का जोड़। दोस्तों खोपड़ी की जो खोपड़ी होती है वो एटलस के अंदर, ध्यान रखना, एटलस हड्डी के अंदर एक्सेस हड्डी यहाँ पे घुसी हुई होती है और उसके ऊपर यहाँ पे खोपड़ी टिकी हुई होती है। तो खोपड़ी और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो रेडियस और अल्ना हड्डी है, उसके अंदर ध्यान रखना पीवट जॉइंट यानी कीलदार जॉइंट पाया जाता है। रेडियस अल्ना हाथ के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखें दोस्तों, कलाई यानी रिस्ट को कौन सी संधि कहा जाता है? जो कलाई के अंदर जो संधि पाई जाती है वो कौन सी संधि? ये अपना हाथ वाला भाग हो गया और इसके अंदर ये कार्पल हो गई, ये कार्पल वाला भाग हो गया जहाँ कार्पल के अंदर 8 हड्डियाँ होती है, और ये अपनी अंगुलियाँ हो गई और ये अपना मेटाकार्पल हो गया। तो यहाँ पे जो ये रिस्ट है कलाई वाला जॉइंट है,
इसमें कितनी या कौन सी संधि पाई जाती है? प्रश्न नंबर 22 बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसके अंदर कॉन्डिलॉइड जॉइंट पाया जाता है। ध्यान रखना, कॉन्डिलॉइड यानी संसर्पी जॉइंट इसे अपन हिंदी में कह सकते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों, कार्पस एवं टार्सस, कार्पल एवं टार्सल, ध्यान रखना है, कार्पल इंग्लिश में ध्यान देना है थोड़ा सा। कार्पल एवं टार्सल हड्डियों को किस प्रकार संधि कहा जाता है? कार्पल और टार्सल है, उसमें किस प्रकार की संधि पाई जाती है? दोस्तों कार्पल है, ध्यान रखना, कार्पल तो कहाँ पाई जाती है मैंने बताया था, ये अपना हाथ वाला भाग हो गया, ये अपना अंगुलियाँ हो गई, तो कार्पल तो यहाँ कलाई में। और जो टार्सल होती है वो अपना पैर वाला भाग होता है, पैर वाले भाग के अंदर जो ये जॉइंट होता है टकने वाला, उसमें पाई जाती है। तो कार्पल और टार्सल, तो इसके अंदर कौन सी यहाँ पे संधि पाई जाती है? प्रश्न नंबर 23। और सही आंसर रहेगा दोस्तों इसके ग्लाइडिंग जॉइंट यानी संसर्पी ग्लाइडिंग जॉइंट इसके अंदर पाया जाता है। फिसलने वाला, फिसलती है एक दूसरे के ऊपर हड्डियाँ, तो वो फिसलने वाला पाया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24, संधि यानी जॉइंट है, संधि के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाला उत्तक है, टिश्यू है, वो क्या कहलाता है? दो हड्डियों को जोड़ने वाला टिश्यू है, उत्तक है, वो क्या कहलाएगा? अब दोस्तों हड्डी को हड्डी से यानी बोन टू बोन की बात कर रहा है, दो हड्डियाँ हैं, तो दो हड्डियों को जोड़ने वाला यहाँ पे जॉइंट है, वो क्या कहलाएगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 24 और जो सही आंसर निकल के आ गया, ध्यान रखना, लिगामेंट कहलाता है। लिगामेंट बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और टेंडन क्या करता है दोस्तों? तो टेंडन ध्यान रखना है बोन को मसल से यानी हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25, संधि जॉइंट दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा होता है उसे अपन क्या कहते हैं? यानी दो हड्डियों के ऊपर, ध्यान रखना है, ये तो अपनी एक हड्डी आ गई मान लो कोनी की ह्यूमरस, और ये कोनी की रेडिस और अल्ना, और ये आ गया कोनी का जॉइंट। अब यहाँ पे जॉइंट हो गया तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम तो कौन कर रहा है? तो वो लिगामेंट कर रहा है। लेकिन दो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तो प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है, कार्टिलेज यानी उपास्थि होती है। उपास्थि यहाँ पे जोड़ती है, इसके ऊपर भी एक मांसपेशी की छोटी सी परत पाई जाती है, पतली सी, वो यहाँ पे उपास्थि होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखे दोस्तों, संधि जॉइंट यानी संधि या जॉइंट में कौन सा तरल पदार्थ भरा हुआ होता है? संधि या जॉइंट के अंदर कौन सा तरल पदार्थ है वो भरा हुआ होता है? दोस्तों जॉइंट कैसे काम करेगा? दो हड्डियाँ मिल गई, ये मान लो इस जॉइंट पे आके मिल गई, तो ये तो फिसलने के लिए इनको चिकनाई चाहिए, मान लो चिकनाई, नहीं तो ये आपस में टकराएगी तो दर्द होगा। तो चिकनाई लूब्रिकेंट होता है, जो लूब्रिकेंट लगा हुआ होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं? तरल पदार्थ जिसे लूब्रिकेंट के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला साइनोवियल फ्लूइड। इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जो हड्डी को चिकनी रखता है जॉइंट को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर की सबसे बड़ी पूछी गई है, वो हड्डी कौन सी होती है, वो अपने क्या पे बताना है? ह्यूमरस, टीबिया, सेक्रम या फीमर जांघ में? प्रश्न नंबर 27 में बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग वो रहने वाला है फीमर, जो जांघ के अंदर पाई जाती है। शरीर की सबसे बड़ी नहीं बोल सकते, इसको सबसे लंबी हड्डी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, इसकी सबसे लंबी रहेगी, बड़ी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सबसे लंबी हड्डी रहेगी जो जांघ के अंदर पाई जाती है, उसे अपन फीमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 28, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, वह कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखना है कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है, दोनों अपने को बताना है। जिस प्रकार सबसे लंबी जांघ में होती है उसे अपन फीमर के नाम से जानते हैं और जांघ में पाई जाती है, लेकिन सबसे छोटी हड्डी तो वो स्टेपीज होती है। ध्यान रखना, प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला स्टेपीज हड्डी होती है, और वो कहाँ पाई जाती है? कान के अंदर पाई जाती है। देखें तो मध्यकरण के अंदर, अगर और भी अपने को डीपली पूछे यहाँ पे तो वो मध्यकरण के अंदर पाई जाती है, क्योंकि वो कान के 3 भाग होते हैं, बाह्यकरण, मध्यकरण और अंतःकरण। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, अपर लिम्ब, जिसे अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? अपर लिम्ब दोस्तों दो प्रकार के अपने यहाँ पे शरीर को बांटा गया है, एक अपर लिम्ब, एक लोअर लिम्ब। लिम्ब यानी क्या होता है? यानी हाथ और पैर होते हैं जो लिम्ब के नाम से जाने जाते हैं। तो अपर लिम्ब जो होते हैं वो कमर से ऊपर का भाग आता है, ये अपना मान लो कोई अपना शरीर बना दिया पूरा, ये अपना पूरा शरीर हो गया, ये अपने पैर हो गए, तो यहाँ पे कमर से ऊपर का अपर लिम्ब और कमर से नीचे का लोअर लिम्ब के नाम से जाना जाता है दोनों को। तो अपर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? 29 बताना है। और सही आंसर रहेगा तो ह्यूमरस हड्डी होती है, अपर लिम्ब की सबसे बड़ी होती है, जो किस में पाई जाती है? हाथ में, अपर आर्म में पाई जाती है। ध्यान रखना, अपर आर्म में, ये कोनी का जॉइंट और नीचे का हाथ, तो ये अपर आर्म में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों,
टीबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? टीबिया और फिबुला हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। टीबिया और फिबुला हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये अपनी जांग वाला पोर्शन हो गया, और ये अपना घुटना, और ये लोअर लेग हो गया नीचे वाला पैर, और ये अपने यहाँ पे पंजा हो गया। तो यहाँ पे जो लोअर लेग है इसके अंदर यहाँ पे टीबिया और फिबुला 2 हड्डी पाई जाती है। प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों पैर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, संधि या जॉइंट के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? जॉइंट के अध्ययन है उनको अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने क्या पे बताना है दोस्तों। मायोलॉजी है वो मांसपेशी का अध्ययन क्या है? मायोलॉजी मांसपेशी का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी ये अपने को ध्यान नहीं है, और यहाँ पे ध्यान रखना है जो ऑर्थोलॉजी है वो जॉइंट का अध्ययन कहलाता है, यानी जॉइंट का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्थोलॉजी कहलाएगा। प्रश्न नंबर 31 में ऑर्थोलॉजी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, हड्डियों यानी बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? जॉइंट के अध्ययन को तो अपन ने ऑर्थोलॉजी, लेकिन हड्डियों के अध्ययन है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। यहाँ पे ऑर्थोलॉजी है, ऑर्थोलॉजी जॉइंट का अध्ययन, मायोलॉजी है वो मसल से मांसपेशी का अध्ययन, और जो ओस्टियोलॉजी है ध्यान रखना, ओस्टियोलॉजी वो क्या कहलाएगा? वो हड्डियों का अध्ययन, बोन का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन कहलाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? यानी टोटल बोन ऑफ बॉडी है, टोटल बोन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी वो कितनी रहने वाली है वो अपने क्या पे बताना है। 2013 ध्यान रखना, 2013 की शारीरिक शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन उसमें भी ऑप्शन यहाँ पे 206 नहीं दिया गया था, 208 दिया गया था, जिसके कारण यहाँ पे बोनस मिल गया था। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है 206 हड्डियाँ होती है। 206 में भी अगर देखें तो कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं अपन, एक अक्षीय दूसरा उपांगीय। अक्षीय में 80 हड्डियाँ होती है और उपांगीय में 126। इस प्रकार टोटल यहाँ पे 206 बोन पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, मानव शरीर की कितनी वर्टिब्री यानी रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है? कितनी वर्टिब्री रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती है वो अपने यहाँ पे बता। इजी रहेगा दोस्तों, मैंने बताया था, यानी सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोइक्स, ये इस प्रकार यहाँ पे होती है। तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे तो 33 वर्टिब्री पाई जाती है, लेकिन ये बाद में ऑक्सीफाई होकर 26 रह जाती है। कितनी हो जाती है? 26। जो 206 हड्डियाँ शरीर में देखते हैं उसमें काउंटिंग के अंदर 26 हड्डियाँ ही आती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, केल के नम हड्डी कहाँ स्थित होती है दोस्तों? यहाँ पे केल के नम हड्डी है वो कहाँ स्थित होती है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। शरीर का सबसे मजबूत टेंडन कौन सा है? सबसे मजबूत टेंडन तो वो कैल्केनियस, ध्यान रखना है, कैल्केनियस टेंडन होता है, कैल्केनियस। तो वो कैल्केनियम हड्डी और गैस्ट्रोनेमिस मांसपेशी होती है अपनी पिंडली वाली, उससे जुड़ी हुई होती है। तो 35 में ध्यान रखना है वो यहाँ पे एडी वाली हड्डी होती है, जो पैर की जो एडी होती है उस एडी की हड्डी को कैल्केनियम, और इसमें ही एचिलस टेंडन सबसे मजबूत टेंडन पाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 36, स्टर्नम हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? यहाँ पे स्टर्नम हड्डी होती है वो कहाँ स्थित होती है वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। स्टर्नम हड्डी होती है ये अपनी क्या होती है दोस्तों? ये अपनी मान लो पसलियाँ है, ये अपनी क्या है? रिब्स है। तो ये अपनी रिब्स है दोनों तरफ की, और रिब्स के बीच में जो ये हड्डी होती है ध्यान रखना है दोस्तों, ये वाली हड्डी उसे अपन स्टर्नम हड्डी के नाम से जानते हैं, यानी ये किसकी रहेगी? छाती की, यानी चेस्ट बोन रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37, दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है? जो दांत हैं दांतों को कितने रूप में बांटा गया है? दांत कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं, ध्यान रखना है। तो उसको कितने रूपों में बांटा गया है? प्रश्न नंबर 37 बताना है दोस्तों, और ध्यान रखना है दोस्तों दांतों को यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में, जिसे अपन ICPMM यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के रूप में बांटते हैं, जिसका फॉर्मूला 2 1 2 3 के आधार पर चलता है। 2 1 2 3 यानी एक जबड़े के एक हिस्से के अंदर यहाँ पे ये फॉर्मूला लगता है। दोनों को अपने पे यहाँ याद रखना है। अगर क्लास नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, अच्छे से आपको थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांतों की ऊपरी परत है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। शरीर का ध्यान रखना, शरीर का सबसे कठोर तत्व, शरीर का सबसे कठोर तत्व है वो कौन सा है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। कठोर तत्व है शरीर का सबसे, तो वो ध्यान रखना है इनामल। इसे अपन इनामल, जो दांतों की परत होती है दांतों के ऊपर चढ़ा होता है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 38 का सही आंसर रहेगा। तो ये अपना मान लो दांत है, ये अपना दांत हो गया, तो दांतों के ऊपर ये परत चढ़ी होती है वाइट, वो इनामल कहलाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39, प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? संधियों के द्वारा कोणीय यानी एंगुलर मोशन, जो कोणीय गति को बोलते हैं अपन एंगुलर मोशन,
एंगुलर मोशन के नाम से जानते हैं अपन यहाँ पे इसे। तो कितने कोणीय गति होती है, प्रश्न नंबर 39 में बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 4 प्रकार की होती है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, 4 गतियाँ मिल जाती हैं तो उसे अपन सरकमडक्शन के नाम से जानते हैं। सरकमडक्शन जो यहाँ पे 360 डिग्री का मूवमेंट कराती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40, हिंज जॉइंट कौन सा होता है दोस्तों। यहाँ पे हिंज जॉइंट है, हिंज जॉइंट को अपन किस नाम से जानते हैं, कब्जेदार जॉइंट। कब्जेदार जॉइंट होता है उसे अपन हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं। तो किस में होगा, प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों, कोनी या फिर घुटना होता है उसके अंदर यहाँ पे हिंज जॉइंट कब्जेदार, जो एक साइड में ही मूवमेंट करता है। जो अपने कोनी होती है वो एक साइड में ही मूवमेंट करती है, यानी ऊपर ही फोल्डिंग होती है, पीछे की तरफ फोल्डिंग नहीं होती। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कौन सा है दोस्तों। कॉन्डिलॉइड जॉइंट है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 41 में बताना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था जो कलाई का जॉइंट है ये अपना हाथ हो गया, हाथ में ये कलाई वाला भाग हो गया, अगला ये कलाई वाला भाग होता है जिसे अपन कार्पल के नाम से जानते हैं, इसे अपन कार्पल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना इसे अपन यहाँ पे कलाई का जॉइंट रहेगा जिसमें कॉन्डिलॉइड जॉइंट पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42, प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, जोड़ की गति जिसमें कोणीय व घूर्णनीय गति दोनों होती है। कोणीय मतलब उसमें किसी भी दिशा में हो सकती है, कोण का मतलब किसी भी दिशा में, चाहे वो ऐसे किसी भी, और घूर्णन का मतलब वो 360 डिग्री हो सकती है। तो वो कौन सा जॉइंट होगा, प्रश्न नंबर यहाँ पे 42, उसका आंसर सरकमडक्शन। मैंने बताया दोस्तों सरकमडक्शन में 360 डिग्री की गति होती है और इसमें 4 गतियाँ मिलकर होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और एबडक्शन। ध्यान रखना 4 गतियाँ मिलेगी तब जाके वो सरकमडक्शन बनेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, सूचर जोड़ किसे कहते हैं दोस्तों। सूचर जोड़ है वो किसे कहते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, DSSB इन सभी में पूछा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो सूचर जॉइंट होते हैं जिसमें बहुत ना के बराबर, ध्यान रखना है ना के बराबर बोल रहा हूँ यहाँ पे, ना के बराबर इसमें गति होती है। तो प्रश्न नंबर 43 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है खोपड़ी का जोड़ होते हैं उसे अपन सूचर जॉइंट यानी क्रेनियल जॉइंट कहलाते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 44, पेग एंड सॉकेट किसे कहते हैं दोस्तों। पेग एंड सॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पेग एंड सॉकेट वो किसे कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेग एंड सॉकेट जॉइंट है, जॉइंट का नाम है पेग एंड सॉकेट, तो किसे कहेंगे, प्रश्न नंबर 44 में बताना है। तो दोस्तों ये अपने मसूड़े वाले भाग होता है, ये अपना मसूड़े होते हैं और इसके अंदर ध्यान रखना है दांत लगे हुए होते हैं अपने दांत, तो वो पेग एंड सॉकेट यानी मसूड़े के अंदर पैक होते हैं तो पेग एंड सॉकेट के नाम से जाना जाएगा। तो दांत का जो जॉइंट होता है उसे अपन पेग एंड सॉकेट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये एक अपन ने 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंकाल तंत्र से कंप्लीट कर लिए हैं, यानी स्केलेटल सिस्टम से कंप्लीट कर लिए। अब अपन नेक्स्ट और अगला जो टॉपिक देखते हैं वो रहेगा अपना अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, वो अगला टॉपिक अपना कौन सा रहेगा, वो प्राचीन यूनान रहेगा दोस्तों। ये अपना अगला टॉपिक है वो प्राचीन यूनान है। इसमें से आप कितने क्वेश्चन करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी मैं देखता हूँ। तो पहला टॉपिक अपना कंकाल तंत्र कंप्लीट हो चुका है, उसमें अपन ने 44 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, वो भी आपको बताना है। अब जो यहाँ पे जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो प्राचीन यूनान, उसमें आप कितने क्वेश्चन करते हैं वो देखिए एक बार। क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार आप क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दे दोस्तों एक बार, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस लाई जा रही है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करिए एक बार आप। प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 देखें दोस्तों, यहाँ पे प्राचीन यूनान से संबंधित भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब हुई दोस्तों। बार बार ये क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं अपन, तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए अपन इसको लेकर आते हैं। तो भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, फुल फॉर्म भी अपनी को इसी याद रखनी है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 के अंदर, ध्यान रखना है। क्लास को एक बार आप जरूर शेयर और लाइक कर दीजिए दोस्तों, बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्लास को एक बार आप शेयर और लाइक जरूर करें। तो प्रश्न नंबर 1 में आपने इजीली आंसर दे दिया दोस्तों, उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे चेन्नई मद्रास के अंदर यहाँ पे YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पे स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों। भारत के अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई है वो अपने क्या पे बताना है दोस्तों। PTI में तो पूछा ही जाता है, अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जिसे अपन IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 2 का
1927 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो पीटी ऊषा। ये भी दोनों यहाँ पे अपने को याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित हुए, यानी प्रथम खेल एशियाई खेल है वो कब और कहाँ आयोजित हुए, वो अपने यहाँ पे बताना है। कब और कहाँ आयोजित हुए वो अपने यहाँ पे बताना। और अब 19वें एशियाई खेल भी अब जो इस टाइम में स्थित है वो चीन के अंदर 19वें एशियाई खेल खेले जाएंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1951 में नई दिल्ली के अंदर एशियाई खेलों की पहली बार, ध्यान रखना, पहली बार शुरुआत की गई थी। और इसको शुरुआत करता है जनक कौन है, तो वो जीडी सोंधी रहेगा। जीडी सोंधी जो भारत में खेल आंदोलन का जनक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय खेल परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। अखिल भारतीय खेल परिषद, प्रश्न नंबर 4 में बताना है दोस्तों अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं। और कम समय, जो बहुत कम समय बचा हुआ है उसमें आपको गुणवत्तापूर्ण यानी उपयोगी आपके लिए जो क्लासेस ली जाएगी, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। आपको एग्जाम में ऐसे कैसे प्रश्न आपको याद रहेंगे, तो आप क्लासेस लेते रहिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, यानी NSNIS है वो कहाँ स्थित है, वो अपने क्या पे बताना है। दोस्तों NSNIS की स्थापना कब हुई थी, ध्यान रखना है। NSNIS है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 7 मई, कल अपने प्रश्नोत्तरी में लिया था, 7 मई 1961 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो वो ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पटियाला के अंदर यहाँ पे NSNIS की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए। भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ। दोस्तों भारत के अंदर है भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कल अपन ने क्वेश्चन को सम्मिलित किया था, जिसे अपन साई के नाम से जानते हैं, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 25 जनवरी। और इसकी ईयर कब रहेगा दोस्तों, तो वो ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 6 के अंदर, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन, जिसे अपन साई के नाम से जानते हैं, तो NSNIS की स्थापना 25 जनवरी 1984 को यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों। और फर्स्ट ग्रेड 2022 के अंदर ध्यान रखना 2 बार प्रश्न पूछा गया था, एक बार कब हुई थी 1984 और एक बार डेट दी थी 25 जनवरी, दोनों बार 2 प्रश्न इसके अंदर मिले थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान के प्रथम कुलपति कौन थे, प्रथम कुलपति कौन थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रथम कुलपति दोस्तों LNIP यानी लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, ग्वालियर के अंदर है, ध्यान रखना ग्वालियर के अंदर है। LNIP के नाम से जानते हैं, LNIP, जिसकी स्थापना 1956-57 में हुई थी। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। जिसके प्रथम प्राचार्य कौन थे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 में कुलपति के नाम से कौन थे। तो चले दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों डॉक्टर के वर्मा, या इसके यहाँ पे प्रथम कुलपति थे दोस्तों। इसके ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं अपन यहाँ पे। वैसे अगर यहाँ पे ऑप्शन एक अपने को और मिलता, यानी PM जोसेफ, तो वो भी अपन यहाँ पे देखते हैं। लेकिन प्रथम तो के वर्मा रहेंगे और PM जोसेफ भी इसके क्या रह चुके हैं, ध्यान रखना है, वो प्राचार्य रह चुके हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ की स्थापना कब हुई, यानी क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ है, लखनऊ की स्थापना कब हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। अपन इसमें कुछ प्रश्न यूपी टेट यानी MP टेट, ध्यान रखना MP टेट और यूपी टेट से संबंधित भी अपन इसमें प्रश्न लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ यूपी टेट में भी अपने को यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है यहाँ पे 1932, यानी क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ है, लखनऊ की स्थापना ध्यान रखना है वो 1932 सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। राजकीय शारीरिक शिक्षा कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे, वो अपने घर पे बताना है। यानी फिजिकल एजुकेशन ऑफ कोलकाता है, यानी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता है, इसके यहाँ पे संस्थापक कौन रहेंगे, वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न नंबर 9 बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों जेम्स बुशमैन है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है।
फिजिकल एजुकेशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता के यहाँ पे संस्थापक रहेंगे, जो कहाँ के थे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यूएसए यानी अमेरिका के थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब और कहाँ हुई, कब और कहाँ हुई वो अपने यहाँ पे बताना है। और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ दोस्तों, किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए किसके द्वारा की गई। जो ब्रदर्स है दोस्तों यहाँ पे जॉइंट ब्रदर्स है, तो ध्यान रखना है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, प्रश्न नंबर यहाँ पे 10। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अमरावती के अंदर 1914 के अंदर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना की गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है, सर्वप्रथम भारत में किस सन में शारीरिक शिक्षा को मान्यता मिली, मान्यता मिली वो अपने को यहाँ पे बताना है, मान्यता मिली दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। 2022 फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है और थर्ड ग्रेड दोनों में पूछा गया प्रश्न है, कल भी करवाया था मैंने, तो यहाँ पे ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 11 में वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 1882 यानी 1882 में भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा को मान्यता मिली। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत में राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय हैदराबाद इसकी स्थापना कब हुई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हैदराबाद की पूछी गई है दोस्तों, तो 1932 में किसकी हुई थी दोस्तों, तो वो लखनऊ की हुई थी। जो 1932 है फिजिकल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ है, इसकी कब हुई थी, तो वो लखनऊ की 1932 में, लेकिन इसकी हैदराबाद की पूछी गई है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1931 1931 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता और क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ इसकी स्थापना कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों मैंने बताया था कोलकाता और लखनऊ, इससे पहले मैं आपको बताऊं हैदराबाद की कब हुई थी। अपने पिछला प्रश्न नंबर 12 देखा है तो वो हैदराबाद की कब हुई थी, हैदराबाद की हुई थी 1931। लेकिन यहाँ पे दो कॉलेज है, एक कोलकाता और एक लखनऊ, दोनों की कब हुई थी, प्रश्न नंबर 13। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 1932 के अंदर क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कोलकाता, दोनों की यहाँ पे 32 आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कांदीवली की स्थापना कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। कांदीवली इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फिजिकल एजुकेशन सेंटर कांदीवली है, इसकी स्थापना कब हुई है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना है 1938 1938 के यहाँ पे कांदीवली रहेगी दोस्तों। दोस्तों आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा का पहला विद्यालय कौन सा है, यानी भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा का पहला महाविद्यालय है वो कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर जो आपसे पूछ रहा हूँ मैं उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि भारत के अंदर शारीरिक शिक्षा का प्रथम महाविद्यालय है वो कौन सा है, कब खोला गया था वो और कौन सी जगह खोला गया था वो जरूर आपको बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों यहाँ पे हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई। देखिए दोस्तों प्रश्न को बार बार पूछने का तरीका है वो अलग अलग हो रहा है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कहाँ की गई, अमरावती में, कब की गई, तो वो 1914 इसका सही आंसर रहेगा। किया गया किसके द्वारा, तो अम्बा और अनंत वेद है, दो भाई है उनके द्वारा की गई थी। दोनों को अपने यहाँ पे सारी फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, भारत में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई वो अपने यहाँ पे बताना है। भारत के अंदर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन है, इसकी स्थापना कब की गई वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दूं मैं पहले ही, और यहाँ पे जो 16 है इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1950 यानी 1950 के अंदर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब की गई। भारत के अंदर यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स है, इसकी स्थापना कब की गई है वो अपने यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मानना आप, 1950 में स्थापना हुई है। तो भारत में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना कब हुई, 17 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, वो रहेगा 1954 यानी 1954 में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों,
प्रश्न नंबर 18 यहाँ पे रहने वाला है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का सुझाव किसने दिया है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सुझाव किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है, नेशनल एफिशिएंसी टेस्ट, जो 1966, ध्यान रखना 65-66, 1965-66 में इसको बनाया गया था नेशनल एफिशिएंसी टेस्ट को। लेकिन इसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे क्लास को आप शेयर और लाइक जरूर कर दें एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्लास जरूर शेयर करनी चाहिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे, ध्यान रखना है, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड, शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन के केंद्रीय बोर्ड के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है क्या किया गया था, नेशनल एफिशिएंसी टेस्ट का सुझाव या गाइड किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों एक बार। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर को भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता कब मिली। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर को भारत में बोर्ड द्वारा मान्यता कब मिली है, वो अपने यहाँ पे बताना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर, ये अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 19 में बताना है दोस्तों आपको। प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर को जो बोर्ड द्वारा मान्यता वो 1966-67 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 19 वो यहाँ पे 1966-67 इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। एफिशिएंसी बोर्ड है जो इससे पहले वाले प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया था एफिशिएंसी, वो ये 1959 रहेगा, उसमें मैंने 1966 बताया, वो थोड़ा इसको करेक्शन करना है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी टेस्ट कब किया गया था, 1959 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, भारत में खेल संगठनों के अध्यक्ष 1954 में किसकी अध्यक्षता में एकत्रित हुए। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसके चारों ऑप्शन निकाल देता हूँ एक बार, आपके चारों ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में खेल संगठनों के अध्यक्ष है वो 1954 में किसकी अध्यक्षता में एकत्रित हुए। जितने भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो अध्यक्ष हैं वो किसकी अध्यक्षता में एक जगह यहाँ पे एकत्रित हुए थे, वो अपने यहाँ पे बताना है। श्री प्रकाश मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्री मोहम्मद रफ़ीक अहमद किदवई। प्रश्न नंबर यहाँ पे 20 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 20 का, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। ध्यान रखना स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति पूछी गई है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो अपने यहाँ पे बताना। प्रश्न नंबर 21 दोस्तों, क्लास को आप शेयर और लाइक करते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, तो आपका इतना फर्ज जरूर बनता है कि आप क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें। जितने स्टूडेंट देखते हैं उससे कम लाइक रहता है, तो आप लाइक और शेयर जरूर किया करो। प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों, और उसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति है वो JM करियप्पा यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके प्रथम अध्यक्ष 1954 में ये समिति बनी थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई, ये अपने को यहाँ पे बताना है। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है पटियाला, इसकी स्थापना कब हुई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 22 में बताना है दोस्तों, जिसे बाद में NSNIS भी बताया। पहले तो NIS ही था, ध्यान रखना है, शुरू में NIS था। जब ये बना था, कब बना था दोस्तों, यहाँ पे 1961 में बना था, तभी इसको ध्यान रखना है NIS था। लेकिन इसमें NS और शब्द जुड़ गया था, वो ध्यान रखना है। 1973 में इसमें NS शब्द जुड़ने से NIS, वर्तमान में इसका नाम NSNIS है, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इसका सेंटर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23, भारत में खेलकूद की तदर जांच समिति की स्थापना कब हुई। भारत में ध्यान रखना है खेलकूद की एक समिति है जिसका नाम है तदर जांच समिति, वेरी इंपॉर्टेंट समिति है दोस्तों। इसकी यहाँ पे स्थापना कब हुई है, वो अपने यहाँ पे बताना। 56, 57, 58, 59। प्रश्न नंबर 23 में बताना है दोस्तों आप। प्रश्न नंबर यहाँ पे 23 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों तदर जांच समिति है, इसकी यहाँ पे ध्यान रखना है वो स्थापना 1958 में यहाँ पे ध्यान रखना है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों, प्रथम एशियाई खेलकूद का आयोजन कब भारत में कब किया हुआ। प्रथम एशियाई खेलकूद है उसका आयोजन भारत में कब हुआ है, वो अपने यहाँ पे बताना। एशियाई खेलों का जनक कौन है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो एशियाई खेलों के जनक है वो ध्यान रखना है GD सोंदी, यानी गुरुदत्त सोंदी है, जो भारत में खेल आंदोलन का जनक भी, भारत के अंदर खेल आंदोलन का जनक भी है, वो GD सोंदी को ही माना जाता है।
तो एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी वो आपने इजी बताएंगे प्रश्न नंबर 24 में, वो सही आंसर रहेगा। दूसरे पे 1951 के अंदर यहाँ पे एशियाई खेलों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, यहाँ पे किस समिति ने विदेशों का दौरा किया और खेल संगठनों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करके सुझाव दिए। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है एक बार कि विदेशों का दौरा किया, विदेशों का दौरा कौन सी समिति ने किया और फिर अपने यहाँ पे खेल प्रणाली का अध्ययन करके सुझाव दिए, तो वो कौन सी समिति रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 में बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 25 और सही आंसर रहेगा दोस्तों कोल कूपर समिति है, उसने विदेशों का दौरा किया। 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था उसमें यह समिति गई थी, ध्यान रखना, रोम ओलंपिक के अंदर, और उसने यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 1961 में रिपोर्ट सौंपी थी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26, भारत में कुंजरू समिति कब बनी है, यानी हृदयनाथ कुंजरू समिति को अपन पूरा नाम देखे तो हृदयनाथ कुंजरू इसे अपन जानते हैं, हृदयनाथ कुंजरू समिति है वो कब बनी थी वो अपने यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना कब की गई थी, तो प्रश्न नंबर 26 में ध्यान रखना है दोस्तों, वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 1959 के अंदर यहाँ पे हृदयनाथ कुंजरू समिति की स्थापना ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखे दोस्तों, हृदय कुंजरू समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, जो हृदयनाथ कुंजरू समिति है इसने रिपोर्ट पेश कब की भारत सरकार को वो अपने यहाँ पे बताना है, यानी इसकी स्थापना कब हुई है तो वो ध्यान रखना है 1959 समिति बनी थी, लेकिन रिपोर्ट पेश कब की भारत सरकार को वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारत सरकार को इसकी रिपोर्ट कब पेश की, तो प्रश्न नंबर 27 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे 1963, प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1963, 1963 में इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को पेश की थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रथम महानिदेशक कौन थे। दोस्तों यह प्रश्न मैं आपको बताऊं, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 2022, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछा गया, यानी एनडीएस नेशनल डिसिप्लिनरी सिस्टम, इसे राष्ट्रीय अनुशासन योजना बोलते हैं। इसके पहला प्रश्न तो पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन है, दूसरा प्रश्न पूछा गया ये कब बनी, तो ये नेशनल एनडीएस है वो 1954 में बनी थी, पहला प्रश्न तो ये था। और इसी का राष्ट्रीय योजना जो अनुशासन योजना है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा जेके भोसले, जनरल जेके भोसले इसके प्रथम अध्यक्ष थे, महानिदेशक थे। तो 2 प्रकार से इसको प्रश्न पूछा गया था, एक ही प्रश्न 2 तरीके से पूछा गया शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 3 2022 में, तो अपने को ये भी दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखे दोस्तों, राष्ट्रीय सेवा योजना का आरंभ भारत में कब हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना जिसे अपन एनएसएस के नाम से जानते हैं, इसका यहाँ पे भारत में प्रारंभ कब हुआ वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 29 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 29 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1954, 1954 में एनएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना वो इस भारत में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय कोचिंग योजना भारत में कब लाई गई। राष्ट्रीय नेशनल कोचिंग जो योजना है वो भारत में कब लाई गई थी वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 13 बताना है दोस्तों आपको, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय कोचिंग योजना, जिसे अपन राजकुमारी अमृत कौर जो कोचिंग योजना आई थी भारत में वो पहली कोचिंग योजना थी, तो वो कब आई थी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1953 के अंदर आई थी। और राजकुमारी अमृत कौर है दोस्तों वो स्वतंत्र भारत, ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री भी थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ये अपने को सारी फैक्ट याद रखते हुए चलने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पे, अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 31, थोड़ा सा इसका छोटा कर लेता हूँ फिर तो आपको दिखाई दे दे। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता और जांच परियोजना का भारत में कब आरंभ किया हुआ। ध्यान रखना कब आरंभ हुआ। राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता यानी नेशनल फिजिकल टेस्ट और जांच परियोजना है उसके भारत में कब स्टार्ट हुआ वो अपने यहाँ पे बताना है। 31 में बताना है दोस्तों आपको। प्रश्न नंबर 31 में बताना है आपको, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है 1959 और 60 यानी 1959 और 60 के अंदर ध्यान रखना है राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता
और जांच परियोजना का भारत में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, भारतीय विद्यालय क्रीड़ा संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय विद्यालय क्रीड़ा संघ जिसे अपन SGFI स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं, भारतीय खेल विद्यालय खेल क्रीड़ा संघ की स्थापना कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना। दोस्तों आपको सीधे से सीधा बताऊंगा 1954 ये डेट है, 1954 वाली डेट वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 3 से 4 इसके फैक्ट बनते हैं, तो ये अपने को ये याद ही रखना। और ये प्रश्न नंबर जो 1954 वाली ये शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो 2022 है, दोनों में इस डेट के क्वेश्चन पूछे गए, तो वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये। प्रश्न नंबर 32 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1954 SGFI की स्थापना 1954 में की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखे दोस्तों, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के संयोजक कौन थे? जो अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति है कब बनी थी? 1954 में बनी थी। तो इसके जो संयोजक कौन थे वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 33 में बताना है दोस्तों आप। तो अखिल भारतीय खेल जो सलाहकार समिति थी उसके संयोजक PM जोसेफ, ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 PM जोसेफ इसके संयोजक थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, ग्रामीण खेल कार्यक्रम कब लागू हुआ? जो ग्रामीण खेल कार्यक्रम है वो कब लागू हुए थे वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्रामीण खेल कार्यक्रम इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ग्रामीण खेल कार्यक्रम कब लागू किया गया था? 34 में बताना है आपको। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रामीण जो खेल कार्यक्रम है वो यहाँ पे 1970-71 1970-71 में ग्रामीण खेल, और 1972-73 में यहाँ पे ध्यान रखना है वो नेहरू युवा खेल, नेहरू यूथ खेल इसमें चालू किए थे। दोनों ही अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखने। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, भारत में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति का आरंभ कब हुआ? यानी स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम, इसे अपन स्पोर्ट्स टैलेंट, ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम के नाम से जानते हैं। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति यानी खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम है, वो कब आरंभ की गई थी? 35 में बताना आपको। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है 1970-71 यानी जिस वर्ष ग्रामीण खेल चालू किए गए थे उसी वर्ष में यहाँ पे स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम 1970-71 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, इसको भी थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ वापस से। प्रश्न नंबर 36, भारत में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई? नेहरू युवा केंद्र मैंने बताया था दोस्तों, अभी लेटेस्ट 1-2% पहले ही बताया था मैंने, क्वेश्चन पहले 36 में बताना आप, भारत में नेहरू युवा केंद्र इसकी स्थापना कब हुई है? तो प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा दोस्तों 1972-73 यानी इसका 1972 रहेगा, और ऑप्शन डबल में दे दे तो 72-73 दोनों साथ आए, तो वैसे इसका सिंगल्स में देखे तो 1972 इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखे दोस्तों, यहाँ पे यूपी टेट से संबंधित प्रश्न अपन ने लेके आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना कब हुई? यूपी के अंदर जो स्पोर्ट्स बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। 37 बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों 1974 यानी 1974 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखें दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल निदेशक कौन थे? उस टाइम की बात कर रहे हैं पर खेल निदेशक कौन थे उत्तर प्रदेश के प्रथम? 38 के अंदर बताना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है वो रहेगा KD सिंह बाबू। KD सिंह बाबू है वो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल निदेशक थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, भारतीय प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति कब घोषित हुई? भारतीय प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति यानी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो कब घोषित हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारतीय प्रथम राष्ट्रीय खेल नीति है वो कब घोषित की गई थी? 49 में बताना है दोस्तों आपको। प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है 1984 1984 में भारत में पहली राष्ट्रीय खेल नीति स्पोर्ट्स पॉलिसी यहाँ पे बनाई गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय खेल प्राधिकरण है इसकी स्थापना कब हुई है वो अपने यहाँ पे बताना है। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया है दोस्तों, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है साई है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो वो मैंने बताया था दोस्तों, डेट से याद रखना है 25 जनवरी
1984 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 1984 जिसे साई की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे देखते हैं। ये अपन ने दोस्तों यहाँ पे 40 क्वेश्चन कर लिए। पहले अपन ने 44 क्वेश्चन किए थे कंकाल तंत्र से संबंधित, 40 क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे प्राचीन यूनान से संबंधित देख लिए हैं। और अब अपन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित, ध्यान रखना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित तीसरा अपना टॉपिक आएगा, वो यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित आएगा। तो देखिए दोस्तों तीसरा अपना जो टॉपिक रहेगा वो यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित रहेगा, यानी खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित। तो अपन ने पहले टॉपिक में 44 देख लिए, फिर 40 देख लिए, और अब अपन इसके अंदर 30 से 35% और देखेंगे। तो अपना लगभग 120 से 30% अपना निकल के एवरेज आ गया। और 3 अपन ने टॉपिक कवर किए। नई तरीके से अपन सीरीज लेकर आए हैं, यानी 2 या 3 टॉपिक को मिक्सअप में अपन लेकर डेली आएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे। फिर से अपन ने एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे। आप नए स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे। फिर अपन यहाँ पे खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न निकल के आ रहा है, वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइकी है। साइकी शब्द का अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साइकी शब्द है, इसका अर्थ क्या है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 1 में बताना है दोस्तों आपको साइकी शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों साइकोलॉजी 2 शब्दों में लगा बना है, साइकी प्लस लॉजी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और से आंसर रहेगा दोस्तों साइकी का अर्थ क्या है, ध्यान रखना है। तो उसे अपन प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आत्मा, साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आत्मा रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों साइकोलॉजी है जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। जो साइकोलॉजी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, कब किया गया था, तो वो 1590 में, ध्यान रखना है 1590 में पुस्तक थी साइकोलॉजिया के अंदर साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रुडोल्फ गोयलकर, जो रुडोल्फ गोयलकर है इसके द्वारा 1590 में साइकोलॉजिया पुस्तक के अंदर साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तीनों फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, किसने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में आत्मा से संबंधित ज्ञान माना है। कौन है जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते हैं, यानी आत्मा जो मनोविज्ञान है वो कितने रूप में आई थी, 4 रूप में आई थी दोस्तों। शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा का रूप माना जाता था, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और लास्ट में व्यवहार का विज्ञान। 4 रूप में ध्यान रखना है साइकोलॉजी से बनी थी। आत्मा, मन मस्तिष्क, चेतना और लास्ट में जो प्रेजेंट में चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। तो शुरुआत में जो आत्मा का विज्ञान माना गया था वो किसके द्वारा माना गया था। प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, आत्मा का जो विज्ञान माना गया था वो अरस्तु के द्वारा यहाँ पे माना गया था, यानी अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ट यहाँ पे आत्मा से संबंधित थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, किसने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है दोस्तों। यहाँ पे कौन है जो चेतना का विज्ञान कहने वाले हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 4 में बताना है दोस्तों आपको चेतना का विज्ञान, यानी शुरुआत में आत्मा, फिर मन मस्तिष्क, ध्यान रखना आत्मा, मन मस्तिष्क, फिर चेतना और व्यवहार। तो तीसरा नंबर यहाँ पे चेतना का विज्ञान है वो किसके द्वारा माना गया। प्रश्न नंबर 4 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टिचनर महोदय के द्वारा ये यहाँ पे माना गया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान मानव अनुभव व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है। यानी मनोविज्ञान है वो ध्यान रखना है मानव अनुभव और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसके द्वारा कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 में बताना आप लोग। तो मनोविज्ञान मानव अनुभव और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है वो थाउल्स के द्वारा ये परिभाषा डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहेगा मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का प्रत्यक्षवादी विज्ञान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। यानी मनोविज्ञान है वो जीवित प्राणियों के व्यवहार का प्रत्यक्षवादी विज्ञान है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 6 में बताना है दोस्तों यहाँ पे मैकडूगल, वाटसन, फ्राइड या थाउल्स। प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 और जो सही आंसर माना गया था ध्यान रखना वो यहाँ पे मैकडूगल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 बताना आपको मनोविज्ञान शब्द किस भाषा के शब्दों से का मेल है। जो मनोविज्ञान शब्द है
वो किस भाषा के शब्दों का मेल है, वो अपने यहाँ पे बताना है। लैटिन, यूनानी, जापानी या फिर भारतीय। मनोविज्ञान शब्द किस भाषा के शब्दों का मेल है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मनोविज्ञान शब्द है वो दो भाषाओं से है, एक लैटिन और एक यूनानी। अगर दोनों अलग अलग आते हैं तो अपन आसानी से कर देते हैं, लेकिन दोनों एक साथ आ जाए तो लैटिन इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मनोविज्ञान है वो लैटिन, अगर ये नहीं आता तो फिर अपन यूनानी भाषा से इसका सही आंसर मानते। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों, अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या माना है। दोस्तों अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या माना है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अरस्तु ने मनोविज्ञान को क्या माना है। मन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान या चेतना का विज्ञान, बताना है दोस्तों अपने को यहाँ पे। दोस्तों आपको बता दूं, जो व्यवहार का विज्ञान है वो तो किसने माना है, वाटसन ने माना है व्यवहार का विज्ञान। मन मस्तिष्क का विज्ञान है वो ध्यान रखना है पोम्पोलोजी के द्वारा माना गया है। चेतना का विज्ञान टिचनर से संबंधित रहेगा। और तो यहाँ पे आत्मा का विज्ञान है वो अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे के द्वारा यहाँ पे माना गया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, यहाँ पे मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहना है दोस्तों, आपको शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें बिल्कुल भी। और दोस्तों एक नई स्कीम अपन यहाँ पे लेकर आए हैं, यानी 3 टॉपिक अपन इसमें शामिल कर रहे हैं इस प्रकार। और दोस्तों अलग से आपको मैं आज एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि अगर अपन प्रश्नोत्तरी में कोई क्वेश्चन अपन गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, उसका आंसर गलत बता देते हैं, तो वो आपको मैं बता दूँ दोस्तों, आप क्लास खत्म होने के बाद में उसका यहाँ पे सही आंसर जरूर बताना कि सर आपने ये बताया था और इसमें ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन संख्या और यहाँ पे आंसर उसमें जरूर टाइप करना चाहिए। प्रश्न नंबर यहाँ पे 9 और सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे मन, आत्मा और व्यवहार, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का है, लेकिन मन, आत्मा और व्यवहार का इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, मनोविज्ञान किससे संबंधित है। मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मानव शरीर की रचना से, मानव शरीर की गति से, मानव व्यवहार से या उपरोक्त से। मनोविज्ञान किससे संबंधित है, प्रश्न नंबर 10 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों मानव के व्यवहार से रहेगा, जो मनोविज्ञान मानव व्यवहार से संबंधित है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया। यह प्रश्न अभी रिपीट हुआ है दोस्तों कि मनोविज्ञान शब्द है इसका प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों वैसे मनोविज्ञान है इसका शब्द है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके लिए छोड़ देता हूँ आपके लिए यहाँ पे स्टार लगा के। वैसे देखें तो मनोविज्ञान ही साइकोलॉजी शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग रुडोल्फ वोल्केल के द्वारा 1590 में किया गया था। लेकिन ये मनोविज्ञान शब्द है, इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके लिए यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ इसको क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 रहेगा, खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है। खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी खेल है वो खेल कार्य एक प्रकार का मनोरंजन है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, 8 में बताना है। तो खेल कार्य में एक प्रकार का मनोरंजन है वो इसके द्वारा वैलेंटाइन महोदय के द्वारा दी गई डेफिनेशन रहेगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहेगा, खेल वह कोई भी क्रिया है जो आनंद की प्राप्ति के लिए की जाती है। ध्यान रखना, आनंद की प्राप्ति के लिए की जाती है और इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। इसका अंतिम परिणाम क्या होगा उस पर कोई विचार नहीं किया जाता। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, इंपॉर्टेंट परिभाषा रहेगी कि खेल क्या है। खेल वह कोई भी क्रिया है जो आनंद लेते हैं सिर्फ उससे, उसके अंतिम परिणाम पे पता नहीं होता कि क्या उसमें हार मिलेगी जीत मिलेगी, आनंद जरूर लेते हैं। परिभाषा किसके द्वारा दी गई, 9 नंबर में बताना है। उससे आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हरलोक महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों, खेल को एक ऐसा कार्य माना है जिसका उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रक्रियाओं में तारतम्यता बनाए रखना, यानी उसमें कंटिन्यूटी, तारतम्यता बनाए रखना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी खेल को एक ऐसा कार्य माना गया है जिसका उद्देश्य क्या है, शारीरिक, मानसिक यानी फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों प्रक्रियाओं में उसमें तारतम्य बनाए रखना है। प्रश्न नंबर 10 में
और जो सही आंसर माना गया है दोस्तों वो ध्यान रखना है, ये परिभाषा यहाँ पे ध्यान विद्वान वो इरिक्सन महोदय के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है, ध्यान रखना किस समय, उस समय व्यस्त होता है जब वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वह करना चाहता है, उस ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। यानी खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वो उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है जिस कार्य को वो करना चाहता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 11 बताना है, ध्यान रखना दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा और सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे क्रो एंड क्रो के द्वारा डेफिनेशन दी गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया, खेल क्या है, एक स्वैच्छिक है और आत्म केंद्रित क्रिया है, ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है। खेल क्या है, एक स्वैच्छिक है, इन्हें अपनी इच्छा से खेली जाती है और आत्म केंद्रित क्रिया है, तो परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 12 बताना है, तो खेल क्या है, एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, स्टर्न महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ला रहे हैं तो आपका यहाँ पे शेयर और लाइक बनता है दोस्तों, तो शेयर और लाइक जरूर कर दिए एक बार क्लास को। प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान सभी स्तरों पर खेलों और शारीरिक क्रियाकलापों के मनोविज्ञान सिद्धांतों का विनियोग है, ये डेफिनेशन या ये कथन है वो सही है या ऐसे ही है नहीं है, तो ये अपने यहाँ पे बताना है। यानी खेल मनोविज्ञान है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वो सभी स्तरों पर खेलों और शारीरिक क्रियाकलापों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग है। प्रश्न नंबर 13 बताना है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है, ये बिल्कुल सत्य कथन है कि खेल जो मनोविज्ञान है, खेल मनोविज्ञान वो खेलों के अंदर और शारीरिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, खेल मनोविज्ञान किसका विज्ञान है, यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो किसका विज्ञान है, वो अपने यहाँ पे बताना है। इजी रहेगा दोस्तों, व्यवहार का, आत्मा का, चेतना या खिलाड़ी के व्यवहार का। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी स्पोर्ट जो साइकोलॉजी है वो किसका विज्ञान रहेगा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खिलाड़ी के व्यवहार का अध्ययन करता है, उसे अपन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यानी खिलाड़ी है, ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड से पहले है, खेल के बाद में, उसका जो व्यवहार है, नेचर है, उसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी की स्थापना किस दशक में की गई। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो सोसाइटी है इसकी स्थापना किस वर्ष किस दशक में की गई थी। 15 में बताना है आपको, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है यहाँ पे 1960 में अंतर्राष्ट्रीय खेल मनोविज्ञान सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। DSSB ध्यान रखना है, DSSB DSSB में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में कि खेल मनोविज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछूं मैं मनोविज्ञान के जनक कौन है तो वो अरस्तु रहेगा, अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम वुंट रहेगा। लेकिन खेल मनोविज्ञान के जनक पूछे तो वो इसका कोलमैन ग्रिफिथ, ध्यान रखना है कोलमैन इसका ग्रिफिथ सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 16 कोलमैन ग्रिफिथ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, ये परिभाषा किसने दी है। यानी खेल मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है वो अपने यहाँ पे बताना है 17 के अंदर। यानी खेल मनोविज्ञान क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। प्रश्न नंबर 17 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 17 का वो ध्यान रखना है क्लार्क एंड क्लार्क महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, सबसे अधिक संतोषजनक रूप से मनोविज्ञान की परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जाती है, ये एक परिभाषा किसकी है। यानी सबसे अधिक संतोषजनक जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जाती है, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में दी जाती है, ये एक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। 18 में बताना है अपने को। प्रश्न नंबर 18 इंपॉर्टेंट और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिल्सबरी,
मिल्सबरी, इसे अपन पिल्सबरी भी नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, मिल्सबरी या फिर इसे पिल्सबरी, पिल्सबरी भी इसे अपन कह सकते हैं। दोनों ही अपने को यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, ये कथन किसका है? यानी खेल मनोविज्ञान है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वो क्या है? एथलेटिक्स के अंदर व्यवहार की खोज करता है, खिलाड़ी की व्यवहार की खोज करता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इंपॉर्टेंट परिभाषा रहेगी दोस्तों, आपको बता देता हूँ। प्रश्न नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, वो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे E.G. बोरिंग महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों, खिलाड़ी की सर्वप्रमुख शारीरिक विशेषता क्या है? खिलाड़ी की सर्वप्रमुख शारीरिक विशेषता क्या है, वो अपने यहाँ पे बताना है। फिटनेस, संप्राप्ति, प्रेरणा, रुचि या खेल भावना। खिलाड़ी की सर्वप्रमुख शारीरिक विशेषता पूछी गई है। प्रश्न नंबर 20 बताना आपको दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक पूछी गई है, ध्यान रखना। सर्वप्रथम शारीरिक विशेषता, फिजिकली विशेषता पूछी गई है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों फिटनेस। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट उसकी फिजिकल फिटनेस रहेगा, वो शारीरिक विशेषता इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है, यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, वो किसका यहाँ पे स्टडी करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में खेल, खिलाड़ियों में मनोवैज्ञानिक पलायन, यहाँ पर खेलों में मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ, या खेल एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में। खेल मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से संबंधित जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, वो इसका सही आंसर निकल के आ रहा है खेलों में मनोवैज्ञानिक, ध्यान रखना है, खेलों के अंदर मनोवैज्ञानिक स्थितियों का अध्ययन करने वाले के लिए खेल मनोविज्ञान अध्ययन करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 देखिए दोस्तों, खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन करता है, ये परिभाषा किसने दी है? यानी खेल मनोविज्ञान स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या करता है? शारीरिक फिटनेस का अध्ययन करता है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? और दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहिए, आप शेयर और लाइक करने में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यहाँ पे ये डेफिनेशन के एम बर्नर्स महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 23, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? रिपीट हो गया आ गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, प्रश्न नंबर यहाँ पे 23। और ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ये उस टाइम में उसमें मनोवैज्ञानिक अलग था, लेकिन इसमें यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अलग है, तो जिंजर महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। 23 में ध्यान रखना है, जिंजर महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24, किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है? खेल मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई है? प्रश्न नंबर 24 में बताना है खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। 24 और जो सही आंसर माना गया था दोस्तों यानी क्लार्क एंड क्लार्क, यानी खेल मनोविज्ञान क्या है? एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है, ये इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखें दोस्तों, किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है? यानी किसने कहा है कि खेल मनोविज्ञान क्या है? शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है? 25 में बताना है दोस्तों आपको। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 में वो ध्यान रखना है के.एम. बर्नर्स महोदय के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना दिया गया है कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का विज्ञान है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया? दोस्तों ये 3 बार ये प्रश्न रिपीट होकर आ गया। खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, 26 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों पे वो रहने वाला है जिंजर महोदय के द्वारा, जिंजर महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखना है पर्सनैलिटी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के यहाँ पे लेखक कौन रहेंगे वो अपने यहाँ पे बताना है 27 में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों किम्बाल यंग,
किम्बालियंग, ये आप ध्यान रखना है, ये पुस्तक इसकी है, पर्सनालिटी एंड प्रॉब्लम्स एंड ऑफ एडजस्टमेंट, किम्बालियंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये किसका विचार है? जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है, ये किसका विचार है वो अपने यहाँ पे बताना है, प्राइड, वाटसन, वुडवर्थ या जेम्स ट्रेवर। प्रश्न नंबर यहाँ पे 1828 में बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये जेम्स ट्रेवर महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। 29 में बताना अपने को यहाँ पे कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। दोस्तों व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जो जनक है वो ध्यान रखना है वाटसन, और ये परिभाषा दी गई है वो वाटसन महोदय के द्वारा दी गई है कि व्यवहार मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ध्यान रखना है ये परिभाषा किसके द्वारा यहाँ पे दी गई है कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? 30 बताना है, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 30 का वो ध्यान रखना है वुडवर्थ महोदय के द्वारा। वुडवर्थ महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है, ये मनोविज्ञान वातावरण के अनुसार व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31। दोस्तों डेफिनेशन से परिभाषा आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी, तो इसलिए मैं डेफिनेशन संबंधित परिभाषा लेकर आ रहा हूँ। मनोविज्ञान जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है वो अपने यहाँ पे बताना है। मनोविज्ञान क्या है? जीवन की विविध परिस्थितियों के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 31 में बताना है। जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है चार्ल्स स्किनर के द्वारा, स्किनर महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। मनोविज्ञान मासिक रूप के व्यवहार का अनुवाद व उल्लेख है, ये कथन किसका है वो अपने यहाँ पे बताना है कि मनोविज्ञान मासिक रूप के व्यवहार का अनुवाद व उल्लेख है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? 32 में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोस महोदय के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33, किसी एक खेल में सीखे गए कौशल या कौशल है, स्किल है, दूसरे खेल के कौशल सीखने में सहायक होता है तो कौन सा स्थानांतरण होगा? यानी कोई भी एक चीज़ सीख लेते हैं और दूसरी चीज़ सीखते हैं, कोई भी स्किल, तो उसमें वो पहले वाली अपने को यहाँ पे क्या कर रही है? फ़ायदा दे रही है, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कौन सा स्थानांतरण ट्रांसफ़र कराएगा? प्रश्न नंबर 33, और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन सकारात्मक या इसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र के नाम से इसे जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। एक खेल में सीखे गए कौशल दूसरे खेल कौशल सीखने में अवरोध पैदा कर रहे हैं तो कौन सा स्थानांतरण होगा? यानी एक चीज़ अपन सीख लेते हैं और किसी दूसरी चीज़ को सीखते हैं फिर, तो वो पहले वाली चीज़ है वो नुकसान दे रही है, तो उसे अपन किस नाम से जानेंगे? कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा 34 में? तो ध्यान रखना है दोस्तों, उसे अपन अवरोध पैदा कर रही तो उसे अपन नकारात्मक यानी ऋणात्मक भी इसे बोल सकते हैं, ऋणात्मक या फिर नकारात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, समस्याएं और स्थिति जितनी अधिक जीवन में सम होगी, प्रशिक्षण स्थानांतरण की जीवन स्थितियों की ओर उतनी ही अधिक संभावना होगी, ये विचार किसका है? दोबारा से परिभाषा देखिए, समस्याएं और स्थितियाँ जितनी अधिक जीवन सम होगी, प्रशिक्षण स्थानांतरण की जीवन स्थितियों की ओर उतनी ही अधिक संभावना होगी, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? दोस्तों डेफिनेशन आपको जरूर हार्ड लग रही होगी, लेकिन इनको अपने को याद करना है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिख रहे हैं, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों क्लास बनाने के लिए। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 35, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों चार्ल्स बूस्टर के द्वारा, चार्ल्स बूस्टर महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, खेल के सीखे गए कौशल दूसरे कौशल सीखने में
अवरोध न तो अवरोध करे और न ही सहायक हो तो कौन सा स्थानांतरण कहलाएगा। तीनों प्रकार के प्रश्न लेकर आए हैं। अगर एक चीज़ सीखी हुई दूसरी चीज़ में सीखने में सहायक है तो वो सकारात्मक, अगर एक चीज़ सीख जाते हैं और दूसरी सीखने में वो नुकसान कर रही है तो वो नकारात्मक, और एक चीज़ अगर सीखते हैं तो वो उसमें ना तो क्या कर रही है अवरोध दे रही है और न क्या कर रही है उसमें सहायक हो रही है, तो वो कौन सा स्थानांतरण शून्य स्थानांतरण के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट और अगला 37 देखिए दोस्तों। 37, जीव की संरक्षा अभिवृद्धि और विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण कार्य है। परिभाषा किसके द्वारा दी। जीव में कोई भी आ सकता है दोस्तों यहाँ पे, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो। तो जीव की संरक्षा अभिवृद्धि और विकास यानी उसकी वृद्धि और विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। 37 बताना है आपको। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैकडूगल महोदय के द्वारा यह परिभाषा दी गई है कि जो जीव है इसकी वृद्धि और विकास में खेल एक महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक प्रक्रियाओं का गहन प्रदर्शन है। यह विचार किसका है। यानी खेल क्या है, वो खेल व्यक्ति की सृजनात्मक क्रिएटिविटी जो क्रियाएं हैं उनका गहन प्रदर्शन है। यह किसका विचार है। 38 में बताना है। 38 में जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है, खेल व्यक्ति की सृजनात्मक क्रियाओं का गहन अध्ययन है। वो टी.पी. नन महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों। खेल एक आनंदप्रद स्फूर्तिदायक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति पाता है। ये विचार किसका है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी, खेल एक आनंदप्रद स्फूर्तिदायक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से अपनी अभिव्यक्ति पाता है। ये विचार किसका है। 39 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, वो यहाँ पे रोस महोदय के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40, जब हम स्वतंत्र होकर जो अपनी इच्छा से करते हैं उसे खेल कहते हैं। ये कथन किसका है। यानी खेल क्या है, तो जब हम स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से करें वही खेल है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। जी प्रश्न नंबर 14 बताना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों गुलिक महोदय के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41, खेल के सिद्धांत में अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसका है। खेल के जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें अतिरिक्त ऊर्जा जिसे अपन सरप्लस थ्योरी के नाम से जानते हैं। कल भी अपन ने देखा था प्रश्नोत्तरी में, जो शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत सरप्लस एनर्जी थ्योरी जिसे अपन स्पेंसर शीलर थ्योरी भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा तो शीलर और हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, मनोरंजन के सिद्धांत खेल के इस सिद्धांत को किसने दिया। यानी मनोरंजन का सिद्धांत है रिक्रिएशनल थ्योरी। तो मनोरंजन के सिद्धांत को अपन रिक्रिएशनल थ्योरी यानी रिक्रिएशनल थ्योरी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, रिक्रिएशनल थ्योरी, इस सिद्धांत को किसने दिया है वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों ध्यान रखना है, वो रिक्रिएशन थ्योरी लॉर्ड कैंप और GTW पैट्रिक महोदय के द्वारा दी गई है। सही आंसर रहेगा दोस्तों 42 का GTW पैट्रिक। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43, निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत खेल के इस सिद्धांत को प्रवर्तक कौन है। यानी एक सिद्धांत दिया गया है, कौन सा, निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत। इसके ये खेल का सिद्धांत है और इसके प्रवर्तक कौन है, निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत के। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निसर्ग अनुष्ठान सिद्धांत है वो यहाँ पे मैकडूगल महोदय के द्वारा दिया गया है, जो स्पोर्ट्स का प्रिंसिपल सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, रेचन सिद्धांत खेल के इस सिद्धांत को किसने दिया है। यानी रेचन सिद्धांत है, इसके यहाँ पे जनक कौन है। रेचन कैथार्टिक रेचन के नाम से भी अपन जानते हैं। कैथार्टिक थ्योरी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 44 और जो सही आंसर माना गया है वो यहाँ पे अरस्तु इस सिद्धांत के जनक रहेंगे। यानी रेचन सिद्धांत किसने दिया था, कैथार्टिक थ्योरी यहाँ पे, वो यहाँ पे अरस्तु रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों,
पूर्वावर्ती सिद्धांत खेल के इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? पूर्वावर्ती, ध्यान रखना पूर्वावर्ती की बात कर रहा है। खेल के इस सिद्धांत को इसे अपन रिसिप्टेटरी थ्योरी के नाम से जानते हैं। रिसिप्टेटरी थ्योरी पूर्वावर्ती सिद्धांत है, इसके जनक कौन है? 45 में बताना है। सही आंसर रहेगा तो इसे अपन स्टेनले होल महोदय के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, पूर्वाधारणा का सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पूर्वधारणा का सिद्धांत है, इसके जनक यहाँ पे कौन है, प्रतिपादक कौन है, वो अपने क्या पे बताना। पूर्वधारणा, प्रश्न नंबर यहाँ पे 46 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो ध्यान रखना है कार्ल ग्रूस महोदय रहेगा। पूर्वाधारणा सिद्धांत के जनक कार्ल ग्रूस रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, खेल ही जीवन है यानी प्ले इज लाइफ थ्योरी है, खेल के इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? खेल ही जीवन है जिसे अपन प्ले इज लाइफ थ्योरी के नाम से इसे अपन जानते हैं। इस सिद्धांत के यहाँ पे जनक कौन है 47 में? और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्ले इज लाइफ थ्योरी यहाँ पे ध्यान रखना है वो जॉन डीवी महोदय के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। बालक अपने अंदर की दबी हुई इच्छाओं का प्रदर्शन करके संतुष्ट होता है, ये कौन सा सिद्धांत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि बालक के अंदर जो दबी हुई इच्छाएं है उसे वो कैसे संतुष्ट करता है? प्रदर्शन करके, खेल के प्रदर्शन करके उसको अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करता है। ये कौन सा सिद्धांत? रेचक का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। 48 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों बालक के अंदर जो इच्छाएं दबी हुई थी वो उसे अपन मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी मन के द्वारा उसको बाहर निकाल के खेलों के माध्यम से उसे अपन संतुष्टि लेता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं का प्रदर्शन करता है, ये खेल का कौन सा सिद्धांत है? व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं का प्रदर्शन करता है, ये खेल का कौन सा सिद्धांत है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं, ध्यान रखना गुणों और योग्यताओं का क्या करता है? प्रदर्शन करता है, ये खेल का कौन सा सिद्धांत है? 49 में बताना है। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत। आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत रहेगा जिसमें व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 50, खेल कैसी क्रिया है? दोस्तों खेल कैसी क्रिया है वो अपने यहाँ पे बताना। निरुद्देश्य, उद्देश्यपूर्ण, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। खेल कैसी क्रिया है यानी रिक्रिएशन है, मनोरंजन है, वो कैसी क्रिया रहेगी? प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेल कैसी क्रिया है तो वो एक निरुद्देश्य क्रिया है, क्योंकि खेल का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन लेना, यानी रिक्रिएशन प्राप्त करना होता है, मनोरंजन करना होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51, शिक्षा में खेल प्रणाली के ज्ञान का श्रेय किसको है? शिक्षा के अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, शिक्षा में खेल प्रणाली के ज्ञान का श्रेय किसको है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वैलेंटाइन रोस गुलिक या कोल्डवेल कुक? शिक्षा में खेल प्रणाली लाने का जो श्रेय है ध्यान रखना है वही ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 51 में सही आंसर रहेगा तो कोल्डवेल कुक के द्वारा ये ध्यान सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देखें दोस्तों, घर, टीले, मिट्टी या रेत के पहाड़ बनाना और बिगाड़ना किस प्रकार की खेल में आता है? ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे छोटे, जैसे अपन छोटे होते हैं, छोटे रहते हैं तो फिर टीचर बन के खेलते हैं, डॉक्टर बन के खेलते हैं, तो ये क्यों? घर, टीले, मिट्टी, रेत के पहाड़ बनाना फिर बिगाड़ देना, वापस उसको मिटा देना, तो ये कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है? खेल का कौन सा सिद्धांत है? तो प्रश्न नंबर 52 में रहेगा दोस्तों यहाँ पे रचनात्मक खेल का सिद्धांत रहेगा दोस्तों, यानी क्रिएटिविटी इसके थ्योरी रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53, वीरता का अभिनय करना किस खेल के किस प्रकार खेल में आता है? वीरता का अभिनय करना, ध्यान रखना वीरता का मतलब जैसे फौजी बनना, कोई नेता बनना, कोई महान कार्य करने के लिए कोई अभिनेता बनना, तो वीरता का अभिनय करना किस खेल के प्रकार में आता है? ऐच्छिक खेल, लड़ाई के खेल, रचनात्मकता या संवेगात्मक? प्रश्न नंबर 53 में वो ध्यान रखना है तो यहाँ पे संवेगात्मक खेल, यानी वीरता का अभिनय करना, वीरता का अभिनय दे रहा है समय को, इमोशनल यहाँ पे इमोशनल थ्योरी यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर लास्ट देगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 54 रहेगा, लास्ट प्रश्न रहेगा, खेल से खिलाड़ी को संवेगात्मक लाभ कौन सा नहीं है? यानी खेल से खिलाड़ी को कौन सा संवेगात्मक इमोशनल लाभ नहीं है वो अपने घर पे बताना है। भय का कम होता है, रक्तचाप का कम होना, घृणा का कम होना, क्रोध का कम होना,
कौन सा यहाँ पे लाभ नहीं है, 54 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, खेल से ध्यान रखना खिलाड़ी को संवेगात्मक यानी इमोशनल लाभ कौन सा नहीं है, तो वो उच्च रक्तचाप कम नहीं होगा, क्योंकि ये इमोशनल, ये तो बॉडी से संबंधित है। ये अपने को संवेगात्मक पूछा गया है, तो भय, क्रोध, घृणा ये इमोशनल होते हैं, इससे कम हो सकते हैं। तो दोस्तों अपन ने 54 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे किस में लिए हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में ले लिया। तो 44 + 40 + 54 ये अपन ने क्वेश्चन आज की प्रश्नोत्तरी में किए हैं। कितना स्कोर आप कंप्लीट कर पाए वो जरूर स्कोर बताइए। क्लास कैसी लगी उसके बारे में आप अपने कमेंट जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और डेली आप जुड़े रहे। जो कम समय बच रहा है उसमें आपकी बहुत बेहतर तैयारी है वो करवा दी जाएगी। और जो क्लासें हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में क्लासें आपके लिए बनाई गई है, उसको आप बार बार रिपीट करते रहे। सेकंड ग्रेड के लिए जो सेकंड पेपर है उसके लिए आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अदर बुक को पढ़ने की। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।